मैं हूं डॉक्टर प्रियांशी राय फ्रॉम प्रीवानी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम निमोनिया का लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे इन्वेस्टिगेशंस और इसका हमें मैनेजमेंट क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन से आप क्या क्या कराएंगे। सबसे पहले आप सीबीसी कराएंगे। सीबीसी में आपको दिख जाएगा कि डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अदर जो भी मेजरमेंट्स है उसमें भी आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। इसके बाद क्या दिखेगा ब्लड रिपोर्ट में, हाइपोनेट्रेमिया दिखेगा, यानी कि सोडियम का जो काउंट है, सोडियम आयन का जो काउंट है ब्लड में, वो कम दिखेगा आपको। हाइपोक्सेमिया दिखेगा आपको आर्टेरियल ब्लड गैस में, यानी कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम दिखेगा आपको। ईएसआर है, सीआरपी, सीआरपी मतलब कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, और ईएसआर मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये आपको बढ़े हुए दिखेंगे। इनका बढ़ा हुआ का मतलब है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है या किसी चीज़ को लेके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कर रही है बॉडी। तो इससे आप देख सकते हैं कि भाई कोई इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद आप ब्लड कल्चर करा सकते हैं। सीटी स्कैन है, चेस्ट एक्सरे, स्पुटम कल्चर है, स्पुटम फ्लूइड कल्चर है। ये आप करवाएंगे कि जो आप स्पुटम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको आप चेक करेंगे कि इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, कैसा इन्फेक्शन है, किस चीज़ का इन्फेक्शन है, ये देखने के लिए। अब आगे देख लेते हैं। कई बार होता ये है कि आपकी जो लैब रिपोर्ट्स है वो आपको वैसी नहीं दिखती जैसी आपको दिखनी चाहिए। आपको पेशेंट को देख के रियलाइज़ हो रहा है कि प्रॉब्लम है, पर रिपोर्ट में नहीं आ रहा है। ऐसा इन केसेस में होता है कि अगर पेशेंट ने कोई दवाई ले रखी है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स ऑल्टर करती हैं आपकी लैब रिपोर्ट्स, इस केसेस में हो सकता है कि आपकी लैब रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, आपको समझना है। अगली चीज़ क्या है, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग। आपको थर्ड वाले में मैंने आप बताया था कि एक्सरे में क्या क्या फाइंडिंग्स आएगी, कैसे एक्सरे दिखेंगे, किस टाइप के निमोनिया में क्या दिखेगा, यही सारी चीज़ें दिखेगी आपको। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दिख सकता है आपको कल्चर्स में। उसके बाद क्या है, चेस्ट का एक्सरे कराएंगे आप। सबसे पहले मोस्टली निमोनिया में चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है, इससे मेन डायग्नोस्टिक फाइंडिंग आपके पास आ जाती है। उसके बाद जो प्लूरल फ्लूइड है आप उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका कल्चर कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा क्या इन्फेक्शन है, कैसा इन्फेक्शन है। प्लूरल फ्लूइड का पीएच में चेंजेस दिखेगा, ये भी आप इससे चेक कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि जो फ्लूइड है वो कहाँ पे जमा है और कितना जमा है। और ये फ्लूइड को निकालने के लिए आप कराते हैं थोरेसेंटेसिस। इसमें होता क्या है कि आपको पता चल गया फ्लूइड कहाँ है, कितना है, तो अब वहाँ पे निडल इंजेक्ट करके उस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, इसे बोलते हैं थोरेसेंटेसिस। इसके बाद में हमको मेजर्स क्या लेना है, कैसे हम मैनेज करेंगे। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे। ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल वेंटिलेशन पे ध्यान रखेंगे अगर बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। चेस्ट में फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। एनाल्जेसिक दे सकते हैं पेन रिलीफ करने के लिए। और इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन का भी आपको बॉडी में ध्यान रखना है। पेशेंट को हाइपोक्सिया नहीं होना चाहिए, डिसेप्निया नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें होने के मीन्स में आपको इसे मैनेज करना पड़ेगा, मतलब कि आपको अल्टीमेटली यहाँ पे सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट अच्छे से देखना होगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आगे आएगा कि हमें इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी है। देखिए मैंने यहाँ पे मेजरमेंट्स लिख रखा है, पर ये वेरी करते हैं हर पेशेंट पे भी, एरिया वाइज भी ये चीज़ें वेरी करती है। ये नॉर्मली जनरल लिखा हुआ है। तो आप कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है बैक्टीरियल निमोनिया। इसमें एरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं, ये ना हो या फिर इससे कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर एल्डर सिटीजन्स हैं तो आप फ्लोरोक्विनोलॉन यूज़ कर सकते हैं, अमोक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नोकोसोमियल है, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड है। तो इसमें मोस्टली एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन देते हैं। इसका काम ये रहता है कि ये सोडियम लेवल को मैनेज करने का काम करता है, क्योंकि बाकी थेरेपी तो आपके हॉस्पिटल में जनरली वैसे ही चल रही होती है और बाकी मैनेजमेंट भी उस हिसाब से चलता है, पर ये सोडियम का मैनेजमेंट एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन के थ्रू होता है। इसके साथ में आप वेनकोमाइसिन भी चला सकते हैं अगर आपको दिख रहा है कि स्टाइफ्लोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद अगर वायरल निमोनिया हो रहा है तो आप क्या करेंगे। वायरल निमोनिया के लिए आप लोग सिमेट्रिल दे सकते हैं, वेराजोल दे सकते हैं, ज़ेनामेवीर दे सकते हैं। ओके, इसके बाद कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, जो दवाइयाँ चल रही है वो किस में देनी है, किस में नहीं देनी है। तो आपको एलर्जी का ध्यान रखते हुए एंटीबायोटिक्स को चलाना है कि भाई पेशेंट में एलर्जी तो नहीं हो रही है, या ऐसे एलर्जी तो है नहीं, दो एंटीबायोटिक आपस में कोई रिएक्शन तो नहीं कर रही हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाता है प्रिकॉशंस क्या लेना है। मोस्टली ये जो एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन है ना, इससे कई बार सोडियम काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, उसके टेस्ट लेते रहना है कि भाई बहुत ओवर ना हो जाए ये।
उसके बाद इसके अलावा क्या ड्रग्स ले सकते हैं ये भी मैंने यहाँ मेंशन की है, ये आप देख सकते हैं। आपको 2-3 ड्रग्स के नाम याद रखना होगा, बाकी तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी दवाइयाँ चलानी है। इसके बाद इसका फर्दर मैनेजमेंट क्या करना है। निमोनिया में मोस्टली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि निमोनिया अगर ठीक हो गया है तो भी आपको पेशेंट को वापस से 9 वीक्स बाद बुलाना चाहिए, देखने के लिए कि ये वापस से तो हुआ नहीं है या फिर इसने और कोई कॉम्प्लिकेशन तो क्रिएट नहीं किया है। उसके बाद इन्फ्लुएंज़ा या फर्दर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको चेक करते रहना। तो यहाँ पे निमोनिया हमारा ख़त्म होता है और इसके बाद हम अगली डिजीज़ चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।